Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025812 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 812 का विश्लेषण। पेपर 812 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरीके से डायरेक्ट स्पीच में बदलता हो। पढ़ते हैं, भारती आस्क्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच देयर। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले ध्यान दें कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रही होगी। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें आस्क्ड मिला है तो संभवतः डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब भूतकालिक सेड रही होगी। वाक्य के प्रकार पर भी ध्यान दें, टू कॉल हर व्हेन ही रीच देयर, उसे फ़ोन करे जब वो वहाँ पहुँच जाए। वाक्य इंपेरेटिव प्रकार का है और इस क्लॉज में व्हेन ही रीच देयर पास्ट टेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म की है, तो डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस का क्लॉज रहा होगा। इस सभी आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन डी, कोट कॉल मी व्हेन यू रीच देयर अनकोट सेड भारती सेड टू राकेश। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन सी भी सही होने के काफ़ी निकट पहुंच रहा है। कोट कॉल मी व्हेन यू रीच्ड देयर अनकोट भारती सेड टू राकेश। रीच्ड नहीं, रीच होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच का ये क्लॉज प्रेजेंट में होना चाहिए क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पास्ट टेंस मिला है और रिपोर्टिंग वर्ब सेड भूतकालिक है। ऐसी दशा में सी उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और बी भी बिल्कुल सही नहीं है। कॉल हर नहीं, कॉल मी व्हेन यू हैव रीच नहीं, व्हेन यू आर रीचिंग भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं, अराउंड 100 डैश फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। पार्टिसिपेट का अर्थ है हिस्सा लेना और कॉन्फ्रेंस है सम्मेलन। हमारा आंसर होगा डेलीगेट्स। अराउंड लगभग 100, डेलीगेट्स का अर्थ है प्रतिनिधि। फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया भर से 100 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन में हिस्सा लिया। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टैलेंट्स का अर्थ है प्रतिभाएं। इंटेलिजेंट आप जानते हैं कुशाग्र या बुद्धिमान, और क्लेवर है चतुर। हमारा आंसर ऑप्शन सी डेलीगेट सी रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हमें एक रेखांकित खंड मिला है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। हमें वो ऑप्शन चुनना है जो इसका सही अर्थ बताता हो। पढ़ते हैं, टू रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का अर्थ है फिर से शुरू करना। हिज कैश स्ट्रैप्ड कंपनी, कैश स्ट्रैप्ड का अर्थ है जिसके पास धन का अभाव हो, जिसके पास काफ़ी कम धन हो, जो काफ़ी धन के मामले में परेशान हो, निर्धन हो, या जिसके पास धन की कमी हो। ही डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन, तो अपनी धन की कमी से जूझती कंपनी को रीस्टार्ट करने के लिए उसने सोचा कि वो एक बैंक लोन के लिए अप्लाई करेगा। हमारा आंसर होगा वो शब्द जो कैच स्ट्रैप्ड का अर्थ बताता हो। आंसर होगा ऑप्शन ए, इम्पॉवरिश्ड का अर्थ है गरीब या पुअर या फिर पॉवर्टी स्ट्रिकन। पुअर या फिर पॉवर्टी स्ट्रिकन जो गरीबी से त्रस्त हो, प्रभावित हो। हिंदी भाषा में कहें तो दरिद्र या गरीबी से प्रभावित, पॉवर्टी स्ट्रिकन या पुअर, इम्पॉवरिश्ड। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। इम्प्रूविंग आप जानते हैं सुधार करना। एक्सपेंड का अर्थ है विस्तार करना या फैलाना, और एक्सपेंसिव का अर्थ है महंगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए, इम्पॉवरिश्ड अर्थात पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी से प्रभावित या गरीब या फिर दरिद्र अथवा पुअर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में हमें रेखांकित सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है सही ऑप्शन से। पढ़ते हैं, गीतांजलि डिड नॉट हैड स्कूल येस्टरडे बिकॉज इट वाज द सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ। डिड नॉट के साथ हैड नहीं हो सकता। डिड के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। डिड नॉट हैड नहीं हो सकता। डिड नॉट हैव स्कूल। कल गीतांजलि का स्कूल नहीं था, अर्थात शी हैड अ डे ऑफ, उसकी छुट्टी थी। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए। डिड नॉट हैव स्कूल येस्टरडे बिकॉज इट वाज द सेकंड सैटरडे ऑफ द मंथ, वो महीने का दूसरा शनिवार था। डस नॉट नहीं, वाक्य भूतकालिक है। ऑप्शन सी कहता है वॉज नॉट हैविंग, ये भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा।
सवाल संख्या 80 से 84, एक क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय। इसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय का अभाव हो, समय की अल्पता हो, तो आधा पैसेज पढ़ें फिर उसे हल करें। और हमेशा याद रखें, ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, द इंटरनेट इज डैश बिकमिंग ट्रस्टेड। ट्रस्ट का अर्थ है भरोसा, तो ट्रस्टेड है जिस पर लोगों को भरोसा हो। बाई बोथ, दोनों द्वारा, चिल्ड्रन एंड एडल्ट। एडल्ट शब्द का अर्थ है वयस्क। एज अ रिलायबल एंड एक्यूरेट डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलायबल है विश्वसनीय, एक्यूरेट है सटीक, इंफॉर्मेशन है सूचना। थ्रू द इंटरनेट, थ्रू का अर्थ है के माध्यम से या के जरिए। चिल्ड्रन नाउ हैव डैश टू एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई। एंडलेस है अंतहीन, सप्लाई है आपूर्ति ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये पैसेज इंटरनेट की उपयोगिता के बारे में है। अब हम इसे पढ़ते हैं और हल भी करते हैं। द इंटरनेट इज डैश बिकमिंग, इज फास्ट बिकमिंग। फास्ट का अर्थ है तेजी से, इंटरनेट बड़ी तेजी से बनता जा रहा है। ट्रस्टेड, जिस पर भरोसा हो, किन्हें? बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, दोनों को, बच्चों और वयस्कों को। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। क्विक का अर्थ है तेज या त्वरित, स्पीड है गति, रफ्तार, और नेसेसिटी है आवश्यकता या अनिवार्यता। विद्यार्थी ध्यान दें, हमारा आंसर फास्ट ही हो सकता है, क्विक नहीं, क्योंकि हमें यहाँ आईएनजी फॉर्म होने के कारण, वर्ब होने के कारण, इसके मॉडिफिकेशन के लिए एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। इसलिए फास्ट होगा, ना कि क्विक। आगे बढ़ते हुए, fast becoming trusted by both children and adults as a reliable and accurate dash of information, as a reliable and accurate source of information. source का अर्थ है स्रोत या माध्यम। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। रिसोर्स का अर्थ है संसाधन, वो मटेरियल जिससे कोई चीज बनती हो, हिंदी में संसाधन। ऑप्शन सी, डेट में लेटर बी साइलेंट है, इसे डेट कहिए। डेट का अर्थ है ऋण, बी साइलेंट है, और पीस का अर्थ है भाग। हमारा आंसर ऑप्शन ए, सोर्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट चिल्ड्रन नाउ हैव डैश, नाउ हैव एक्सेस। शब्द एक्सेस का अर्थ है पहुंच। इंटरनेट के माध्यम से अब बच्चों की पहुंच है टू एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। लगभग अंतहीन आपूर्ति है उनके पास इंफॉर्मेशन, सूचना की। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। रीच का अर्थ है पहुंचना, रीचिंग पहुंचना हुआ, आईएनजी फॉर्म रीच की। कॉन्टैक्ट आप जानते हैं संपर्क, और कन्वीनियंस है सुविधा। बच्चों को अब पहुंच मिल गई है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। टू एन ऑलमोस्ट एंडलेस सप्लाई, लगभग अंतहीन आपूर्ति ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड एन अपॉर्चुनिटी, और मौका है फॉर डैश विथ अदर्स, फॉर इंटरेक्शन विथ अदर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, इंटरेक्शन का अर्थ है परस्पर विचार विमर्श, लोगों से संपर्क करना, बातचीत करना, उनसे इंटरेक्शन करना कहलाता है। थ्रू द इंटरनेट चिल्ड्रन नाउ हैव एक्सेस टू एन ऑलमोस्ट, लगभग अंतहीन सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की अंतहीन आपूर्ति, एंड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी का अर्थ है अवसर। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन, आपसी परामर्श कर सकें विथ अदर्स, लोगों से। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इंटरवेंशन का अर्थ है हस्तक्षेप या दखल। कंकशन एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। मस्तिष्क पर लगा आघात या सिर की चोट को कहते हैं कंकशन, और अटैचमेंट का अर्थ है जुड़ाव या लगाव या मोह। हमारा आंसर ऑप्शन ए, इंटरेक्शन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, इंटरेक्शन विथ अदर्स, दूसरों से आपसी परस्पर संपर्क, परामर्श, बातचीत आदि। हाउएवर, यद्यपि, देयर कैन बी रियल रिस्क, खतरे हो सकते हैं, डेंजर्स जोखिम और खतरे हो सकते हैं, फॉर एन डैश चाइल्ड, फॉर एन अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड। अनसुपरवाइज्ड का अर्थ है जिसका सुपरविजन ना हो रहा हो, जिसका कोई पर्यवेक्षण ना कर रहा हो, जिसे कोई देख ना रहा हो, जिसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा हो कि वो क्या कर रहा है। तो अगर कोई बच्चा जिसका कोई पर्यवेक्षण या सुपरविजन नहीं हो रहा, कोई उस पर नज़र नहीं रख रहा, उस बच्चे के लिए जोखिम भी है और खतरे भी। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। इब्लियंट का अर्थ है उत्साही या जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ। इसके लिए पर्यायवाची हो सकते हैं चीयरफुल अथवा एक्सूबरेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, एक्सूबरेंट या एंथुसियास्टिक या चीयरफुल
पर्यायवाची है ऑप्शन बी एब्लिएंट के। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही है, अनऑथोराइज्ड ऑप्शन सी अनाधिकृत या जिसको अनुमति ना हो, जिसको प्राधिकृत ना हो, जो अनाधिकृत हो या जिसको अनुमति ना हो। एक्सेंट्रिक अंतिम ऑप्शन एक अच्छा शब्द है। एक्सेंट्रिक का अर्थ है सनकी, अजीब स्वभाव वाला अथवा विम्सिकल। हमारा आंसर हर परिस्थिति में ऑप्शन ए ही रहेगा, फॉर एन अनसुपरवाइज्ड चाइल्ड। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, पता लगाएं सिनोनिम का प्रश्न शब्द का। हमारा प्रश्न शब्द है अक्लेम। अक्लेम का अर्थ है जय जयकार, समाज में मिलने वाली प्रशंसा, तारीफ, जय जयकार को कहते हैं अक्लेम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेज, जिसका अर्थ भी है प्रशंसा अथवा सराहना। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। ग्लोरियस का अर्थ है महिमामय, जो बड़ा यशस्वी है, महिमामय है, वो ग्लोरियस है। विद्यार्थी ध्यान दें, अक्लेम एक नाउन है, ग्लोरियस एक एडजेक्टिव। यदि हमें ग्लोरी मिला होता तो हम इसे आंसर मान सकते थे, किंतु अभी नहीं। ह्यूमन मानव या मानवीय, और मैलिस एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है दुर्भावना, किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा, दुर्भावना या द्वेष। हमारा आंसर ऑप्शन बी प्रेज ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के मुताबिक, सम सेक्टर्स रिमेन डैश ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। सम सेक्टर्स रिमेन रिजिलियंट। रिजिलियंट का अर्थ है जो लचकदार है, जो सदमे से आसानी से उबर आता है, जिसमें लोच है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो सदमे से या फिर संकटों से आसानी से उबर आए मतलब रिकवर हो जाए, जो आसानी से रिकवर हो सके वो रिजिलियंट है। उबर सके लोच के कारण, लचक के कारण। रेजिलियंट ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स, इन कठिन हालातों में, इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं। एफएमसीजी का अर्थ है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फूड एंड टेक्नोलॉजी, एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के अनुसार, सम सेक्टर्स रिमेन रिजिलियंट। रिजिलियंट है लचीले, लचकदार, या जो संकटों से आसानी से उबर सकते हो ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। रिपग्नेंट का अर्थ है कोई चीज़ जो आपको बहुत बुरी लगती हो, बहुत खराब लगती हो, आपके लिए बहुत डिस्गस्टिंग हो, रिवोल्टिंग हो, या आपको आपके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो। तो रिपग्नेंट का अर्थ हुआ घृणित या फिर आपके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल, जो आपको पसंद ना आती हो। रिपेंटेंट का अर्थ है पछताता हुआ या पश्चातापी। और रिडंडेंट एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। आवश्यकता से अधिक होने के कारण अनावश्यक या फालतू को कहा जाता है रिडंडेंट। जैसे आपने नया कंप्यूटर सिस्टम ले लिया तो आपका पुराना कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अब रिडंडेंट हो गया है, अनावश्यक है, और आवश्यकता से अधिक होने के कारण अब वो किसी काम का नहीं है। हमारा आंसर रिजिलियंट, लचकदार, लोचपूर्ण, लोचशील, या फिर संकटों से आसानी से उबरने वाला ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरणीय अशुद्धि है, और वही हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं। फिलोसफर्स अर्थ है दार्शनिक, हैव सर्च्ड सिंस मिलेनिया बट दे हैवंट फाउंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, विद्यार्थी ध्यान दें। शब्द मिलेनिया प्लूरल फॉर्म है मिलेनियम का। मिलेनियम का अर्थ है 1000 वर्षों का समय या सहस्त्राब्दी, प्लूरल होगा मिलेनिया। तो मिलेनिया यानी हजारों सालों से, क्योंकि एक मिलेनियम 1000 वर्षों का समय है। समय की अवधि बताने का प्रपोजिशन विद्यार्थी ध्यान दें, सिंस नहीं फॉर होता है। सिंस समय के बिंदु बताने का प्रपोजिशन है और अवधि बताने का प्रपोजिशन है फॉर। वाक्य होना चाहिए था फिलोसोफर्स हैव सर्च्ड फॉर मिलेनिया, हजारों सालों से दार्शनिक खोजते आ रहे हैं, बट दे हैवंट फाउंड, आज तक वो पता नहीं लगा पाए, ढूंढ नहीं पाए, द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंस नहीं बट होना चाहिए था। इसी खंड में एरर है, फॉर मिलेनिया बट। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 एक बार फिर से हमें निर्देश मिला है, हम पता लगाएं प्रश्न शब्द के सिनोनिम या पर्यायवाची का। प्रश्न शब्द है ऑरा। ऑरा का अर्थ है प्रभा मंडल या दिव्य ज्योति।
किसी व्यक्ति के आसपास का जो सकारात्मक माहौल होता है, सकारात्मक एटमॉस्फेयर होता है, उसे हिंदी में प्रभामंडल, अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। हमारे लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, हेलो। विद्यार्थी ध्यान दें, हेलो का अर्थ है किसी व्यक्ति के आसपास की दिव्य रोशनी। अक्सर आप देखेंगे देवताओं या संतों के पीछे अथवा उनके आसपास दिव्य प्रकाश दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं हेलो। हेलो पर्यायवाची हुआ ऑरा का। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। नॉइज शोर है, कलर रंग है, और अंतिम ऑप्शन बहुत अच्छा शब्द है श्रीक, जिसका अर्थ है चीखना या चीख, और इसका सिनोनिम हो सकता है स्क्रीम। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी हेलो ही रहेगा। स्क्रीम और श्रीक हम पहले ही जान चुके, चीखना है। अन्य दोनों ऑप्शंस बहुत आसान है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन्स पर पढ़ते हैं। निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। एक ऐसा आदमी जिसको दूसरे के किए के कारण इल्ज़ाम उठाना पड़े, दूसरे के किए के कारण उसको दंड भुगतना पड़े, कहलाता है स्केपगोट अथवा फॉल गाई। अगर कोई व्यक्ति फॉल गाई है या स्केपगोट है तो उसे दूसरों के किए का दंड भुगतना पड़ता है, वो बलि का बकरा है। स्केपगोट है बलि का बकरा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ओपोनेंट है प्रतिद्वंदी या विरोधी, कंपेटिटर भी प्रतिद्वंदी, एनिमी का अर्थ है शत्रु। हमारा आंसर ऑप्शन डी स्केपगोट, बलि का बकरा या फॉल गाई ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन्स पर एक बार फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का प्रश्न है। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। थ्रोन का अर्थ है सिंहासन। राजगद्दी या सिंहासन को त्यागने के एक्ट को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का अर्थ है पद या राजपद का त्याग। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अबंडनमेंट का अर्थ है त्याग। वैसे तो अबंडनमेंट भी बहुत करीब पहुंचता है आंसर होने के, किंतु हमें एक विशिष्ट संदर्भ का शब्द मिला है राजगद्दी को त्यागना। उसके लिए बेहतर शब्द होगा एब्डिकेशन। अन्य ऑप्शंस ऑप्शन बी व सी पे भी नज़र कर लेते हैं। यूजरपेशन बना है यूजर्प से, जिसका अर्थ होता है हड़पना। तो यूजरपेशन का अर्थ हुआ हड़पने की क्रिया, किसी से हड़प लेने का कर्म, किसी की और चीज़ जबरदस्ती बिना अधिकार लेने के कर्म को कहते हैं यूजरपेशन। रेजिग्नेशन आप जानते हैं त्यागपत्र या नौकरी छोड़ने को कहते हैं रेजिग्नेशन। आम भाषा में इस्तीफा या फिर नौकरी से अलग होने की प्रक्रिया इस्तीफा। हमारा आंसर ऑप्शन डी एब्डिकेशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में अब की बार निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब की बार हमारा आंसर वो शब्द होगा जो प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द है। प्रश्न शब्द है रिस्पॉन्सिबल, जिसका अर्थ है जिम्मेदार। हमारा आंसर होगा ऑप्शन इररिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल का विलोम शब्द या एंटोनिम है। इररिस्पॉन्सिबल का अर्थ है गैर जिम्मेदार। भी ऑप्शंस अनरिस्पॉन्सिबल, इलरिस्पॉन्सिबल और डिसरिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं है, सही विलोम शब्द नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 हमारी स्क्रीन्स पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। आप जानते हैं कुछ वाक्य हैं जिन्हें रैंडम या बेतरतीब क्रम से लिख दिया गया है। हमारा काम है हम उन्हें सही तरह से रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। हल करने की विधि आप जानते हैं, पहले जैसे दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, जमाएं। पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द EPR द कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद करना। सच मैन्युफैक्चरर्स का अर्थ है निर्माता। टू डेवलप अ कलेक्ट बैक सिस्टम फॉर प्लास्टिक वेस्ट। कलेक्ट बैक का अर्थ है वापस लेना, अर्थात रिसाइकल करना। The municipal corporation has introduced the extended producer responsibility. Extended अर्थ है विस्तृत, प्रोड्यूसर है उत्पादक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी, और EPR फॉर प्रोड्यूसर्स एंड जेनरेटर्स। जेनरेटर्स वही है उत्पादक, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस है उत्पादन करने वाला, जेनरेट जो अपने काम से बहुत सारा वेस्ट कर रहा हो, तो जेनरेटर उत्पादक। ऑफ प्लास्टिक वेस्ट का अर्थ है कचरा, प्लास्टिक का कचरा। द प्रोड्यूसर्स आर पर्सन्स इंगेज्ड इन। इंगेज्ड का अर्थ है किसी चीज में लगे हुए या इन्वॉल्व्ड इन मैन्युफैक्चर निर्माण में और इंपोर्ट आयात में ऑफ कैरी बैग्स। कैरी बैग आप जानते हैं प्लास्टिक के वो बैग्स जिनमें आप सामान ले जाते हैं। मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग। मल्टी लेयर्ड का अर्थ है जिसमें कई सतहें हों, कई लेवल्स या सतहें हों,
ऑफ मल्टी लेवल पैकेजिंग, पैकेजिंग जिसमें कई लेवल होते हैं, इन शीट्स एंड पर्सन्स यूजिंग देम, और अन्य लोग जो उनको प्रयोग में ले रहे हो। तो न केवल प्रोड्यूसर, प्रयोग में लेने के कारण जेनरेटर्स भी। दे मस्ट फॉर्मुलेट, उन्हें निश्चित रूप से फॉर्मुलेट का अर्थ है किसी चीज़ को बनाना, अ प्लान, एक प्लान बनाना चाहिए, टू कलेक्ट रीयूजेबल वेस्ट, कि वो रीयूजेबल वेस्ट को, जो दोबारा हम जिसको काम में ले सकते हैं, रीयूजेबल का अर्थ है जिसे दोबारा काम में लिया जा सकता हो, वेस्ट जनरेटेड जो कि उत्पन्न होता है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम का अर्थ है समय की अवधि, प्रिस्क्राइब्ड है निर्धारित। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी जगह की नहीं, ये आवश्यक किया है कि जो उत्पादन कर रहे हैं, जिनके काम से जनरेट हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट, वो उसे कलेक्ट बैक करें, यानी रिसाइकल करें। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BC और AD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड B। The municipal corporation has introduced the extended producer responsibility, extended है विस्तृत, विस्तृत जो है जिम्मेदारी लगाई गई है, थोपी गई है, आयत की गई है प्रोड्यूसर्स पर, EPR जिसे नाम दिया गया फॉर प्रोड्यूसर्स एंड जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के निर्माता या उसको करने वाले लोगों के ऊपर एक दायित्व जो है आरोपित किया गया है, दायित्व लगाया गया है, उन पर भार रखा गया है। उसके उपरांत होगा खंड C, द प्रोड्यूसर्स एंड पर्सन्स एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर, वो लोग जो उत्पादन कर रहे हैं या फिर लगे हुए हैं, एंगेज्ड करते हैं किसी काम में लगे हुए, इन मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट ऑफ कैरी बैग्स, या तो जो बनाए निर्माण करें या फिर जो आयात करें कैरी बैग्स का, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग, मल्टी लेयर्ड का अर्थ है कई सतहों वाली पैकेजिंग, एंड शीट्स एंड पर्सन्स यूजिंग दैम, और वो लोग जो उनका प्रयोग करते हो। उसके उपरांत होगा खंड A, सिर्फ सेगमेंट A। अकॉर्डिंग टू द EPR द कॉर्पोरेशन एक्सपेक्ट सच मैन्युफैक्चरर्स, कौन से, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आयात कर रहे हो इत्यादि, टू डेवलप अ कलेक्ट बैक सिस्टम फॉर प्लास्टिक वेस्ट, वो प्लास्टिक वेस्ट के लिए कलेक्ट बैक यानी वापस से लें, उनसे रिसाइकल करने का एक सिस्टम विकसित करें। और अंतिम खंड सिर्फ D हो सकता है, दे मस्ट फॉर्मुलेट अ प्लान टू कलेक्ट रीयूजेबल वेस्ट, उनको एक प्लान, फॉर्मुलेट का अर्थ होता है बनाना, कोई प्लान बनाना पड़ेगा कि रीयूजेबल वेस्ट जो कि जनरेट हो रहा है इन उत्पादनों से, उनको कैसे वो कलेक्ट करते हैं वापस से, कैसे वो उनको रीयूजेबल चीज़ को कैसे कलेक्ट करते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, दिए गए समय की अवधि के दौरान। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट B हो, उसके उपरांत C, फिर A तथा D। ऐसा क्रम हमें मिलता है सिर्फ पहले ऑप्शन में BCAD, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन A ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। रैंडम या बेतरतीब क्रम में लिखे गए वाक्यों को सही क्रम में रीअरेंज करना है। पढ़ते हैं। देन ही वुड गिव वन लीप, लीप का अर्थ है छलांग, टू लीप्स थ्रू द स्नो है बर्फ, एंड सिट अप अगेन, सिट अप का अर्थ होता है सीधी कमर करके ऐसे सीधा बैठ जाना, अगेन ऑन हिज हाइंड लेग्स, हाइंड का अर्थ है पीछे वाली, लेग्स है टांगे, एंड लुक ऑल अराउंड और हर तरफ वो देखता था। अ ग्रे हेयर, विद्यार्थी ध्यान दें, हेयर का अर्थ है एक प्रकार का खरगोश, खरगोश रैबिट है, हेयर एक बड़ा रैबिट है, रैबिट से थोड़ा बड़ा किंतु एक रैबिट ही है। तो अ ग्रे हेयर एक बड़ा खरगोश अथवा खरगोश ही कहिए, लिव्ड इन द वुड्स नियर अ विलेज, वुड्स शब्द एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान, पेड़ों के सघन झुंड को या छोटे जंगल को द वुड्स या वुडलैंड भी कहते हैं, नियर अ विलेज। देन ही वुड प्रिक अप दी अदर, प्रिक अप का अर्थ है कान आदि खड़ा करना। आप देखिएगा किसी रैबिट को अथवा हेयर को या फिर किसी बिल्ली को जब वो अपने कान खड़े करे, इसका अर्थ है वो बहुत सतर्क होकर किसी चीज़ को सुनना चाहता है। जर्क हिज विस्कर्स, ध्यान दें, विस्कर का अर्थ है किसी जानवर जैसे बिल्ली या हेयर या रैबिट के जो मुंह के पास मोटे बाल होते हैं उन्हें विस्कर्स कहते हैं। ये बहुत संवेदनशील बाल होते हैं। अपने जो उसके विस्कर्स या मूछों को वो जर्क करता, हिलाता, जर्क का अर्थ हिलाना। स्नफ, स्नफ का अर्थ है किसी चीज़ को सूंघना, सांस लेके किसी चीज़ का पता लगाना, तो स्नफ का अर्थ है किसी चीज़ को इनहेल करना। एंड सिट अप, और फिर
सीधा बैठ जाता। ऑन हिज हाइंड लेग्स, हाइंड लेग्स आप जानते हैं पीछे की टांगे। ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के दौरान, सर्दी के दौरान, व्हेन नाइट केम, जब रात आती, ही वुड प्रिक अप वन ईयर, प्रिक अप वन ईयर, अपने एक कान को खड़ा कर लेता ध्यान देने के लिए। एंड लिसन, और सुनता। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं किसी हेयर या किसी खरगोश या बड़े रैबिट के बारे में बात है और वो कैसे जंगल में रहता था, खास करके सर्दी की ऋतु में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक हैं वो है सबसे पहले शुरुआती खंड बी हो और उसके उपरांत डी, सी और ए हो। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड बी। ग्रे, ग्रे का अर्थ है सलेटी रंग का, धूसर या सलेटी रंग का। हेयर लिव्ड इन द वुड्स नियर अ विलेज, वो छोटे जंगल में, वुड्स का अर्थ है पेड़ों का सघन झुंड या छोटा जंगल, नियर अ विलेज एक वुड या वुड्स में रहता था। ये है इंट्रोडक्टरी खंड, शुरुआत ही यहीं से हो रही है, उसके उपरांत डी। ड्यूरिंग द विंटर, सर्दी के समय में, व्हेन नाइट केम, जब रात आती, ही वुड प्रिक अप वन ईयर, वो अपना एक कान खड़ा कर लेता। एंड लिसन, और सुनता। उसके उपरांत सी। देन ही वुड प्रिक अप दी अदर, दी अदर का अर्थ है दूसरा। विद्यार्थी ध्यान दे, पहले वन फिर दी अदर, बहुत अच्छा लिंक है। पहले एक कान को खड़ा कर लेता और सुनता और फिर दूसरे कान को। जर्क हिज विस्कर्स, और अपने मूंछों को हिलाता। स्नफ, कोई चीज सूंघता या लंबी सांस लेता। एंड सिट अप, और सीधा होके बैठता। ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी पीछे की टांगों पर। और अंतिम खंड मात्र ए हो सकता है बैठने के उपरांत। ही वुड गिव वन लीप, पहले एक छलांग लगाता। टू लीप्स, दो छलांगे। थ्रू द स्नो, स्नो है बर्फ, बर्फ से होकर। एंड सिट अप अगेन, और फिर बैठ जाता। ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी पिछली टांगों पर, हाइंड है पिछली, लेग्स है टांगे। ऑन हिज हाइंड लेग्स, अपनी पिछली टांगों पर। एंड लुक ऑल अराउंड, और हर तरफ देखता। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट बी हो, उसके उपरांत डी, सी और अंत में ए। ऐसा ऑप्शन मात्र ऑप्शन सी है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन सी मात्र। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका ठीक ठीक कर देता हो। पुल वन सेल्फ टुगेदर, पुल वन सेल्फ टुगेदर का अर्थ होता है टू रिकवर कंट्रोल ऑफ वंस इमोशंस, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल वापस से हासिल करना, अपने भावनाओं पर कंट्रोल रिकवर करने को कहते हैं पुल वन सेल्फ टुगेदर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रीगेन वंस कंपोजर। विद्यार्थी ध्यान दें, कंपोजर का अर्थ है आपके अंदर की शांति, पीस, ट्रैंक्विलिटी। तो अगर आप अपनी शांति या आत्म शांति फिर से पाएं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रिकवर कर लें, तो आपने क्या किया है, यू हैव पुल्ड योर सेल्फ टुगेदर। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू बी फ्रेंडली विथ वंस कोवर्कर्स, कोवर्कर्स है सहकर्मी, अपने सहकर्मियों के साथ मित्रवत होना, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टॉक अबाउट वंस फिटनेस, बिल्कुल नहीं। यूज अ रोप लैडर, रोप लैडर का अर्थ है रस्सों वाली सीढ़ी, अक्सर पर्वतारोहण में काम में ली जाती है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे पैसिव वॉइस में बदलता हो। सुजाता शेयर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट विथ हर कॉलीग्स। एक्सपेरिमेंट का अर्थ है प्रयोग, कॉलीग्स का अर्थ है साथी। तो सुजाता ने अपने एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स थे उसे अपने कॉलीग्स या साथियों के साथ शेयर किया। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। सब्जेक्ट सुजाता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, वाक्य हुआ सिंपल पास्ट टेंस का। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें हो वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चूंकि नया सब्जेक्ट होगा, द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर चुनना होगा ना कि वॉज। द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट वर शेयर्ड विथ हर कॉलीग्स बाय सुजाता। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 हो सकता है। द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट है प्रयोग, अपने प्रयोग के जो उसके परिणाम थे, चूंकि ये प्लूरल है। वर शेयर्ड विथ हर कॉलीग्स बाय सुजाता। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हर कॉलीग्स शेयर्ड द रिजल्ट्स, बिल्कुल नहीं। द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट, यहां तक ठीक है, आर बीइंग शेयर्ड नहीं हो सकता, वर शेयर्ड। ऑप्शन सी कहता है द रिजल्ट्स ऑफ हर एक्सपेरिमेंट कैन बी शेयर्ड, नहीं, वर शेयर्ड, वाक्य सिंपल पास्ट का था। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है।
आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक अंडरलाइन सेगमेंट मिला है, खंड मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से, सही आंसर से रिप्लेस करे। पढ़ते हैं द फायरिंग ऑफ द मिसाइल, मिसाइल को फायर किया जाना, नॉट ओनली किल्ड इनोसेंट पर्सन्स, इनोसेंट का अर्थ है निर्दोष मासूम, एंड ऑल्सो क्रिएटेड अ पॉलिटिकल फ्यूरोरी। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द FURORE के दो उच्चारण है, फ्यूरोरी भी और फ्यूरोर भी। फ्यूरोर अथवा फ्यूरोरी जिसका अर्थ है कोलाहल, कोहराम, शोर शराबा, अपरोर। वाक्य में कहां एरर है? एरर बेशक यहां है, हम जानते हैं कंजंक्शन में नॉट ओनली के बाद एंड ऑल्सो नहीं बट ऑल्सो आता है। इस आलोक में हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, द फायरिंग ऑफ द मिसाइल नॉट ओनली किल्ड इनोसेंट persons but also created a political furor और फ्यूरोरी, न केवल निर्दोष लोगों को मारा बल्कि एक राजनीतिक कोहराम या उपद्रव या शोर को भी जन्म दिया। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए काफी करीब पहुंच रहा है, नॉट ओनली किल नहीं, वाक्य भूतकालिक है, किल्ड होना चाहिए था इनोसेंट पर्सन्स। ऑप्शन सी कहता बट किल्ड, बिल्कुल नहीं, बट ऑल्सो चाहिए। अंतिम ऑप्शन भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, नॉट ओनली किल्ड इनोसेंट पर्सन्स बट ऑल्सो क्रिएटेड अ पॉलिटिकल फ्यूरोरी या फ्यूरोर। आगे हुए सवाल संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर फिर से हमें कहा गया है हम पता लगाएं एंटोनिम का। प्रश्न शब्द है नीट। नीट का अर्थ है साफ सुथरा, क्लीन या टाइडी। हमें चाहिए इसका विलोम शब्द, हमारा आंसर होगा मैसी। मैसी का अर्थ है गंदा या डर्टी। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है क्लियर, साफ। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं मजबूत। शार्प का अर्थ है धारदार। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 अब की बार हमें पहचानना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। बेहद अच्छा शब्द, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द की सही स्पेलिंग होगी ट्यूमल्चुअस, TUMUL TUOUS। एरर यहां अंडरलाइंड हिस्से में है। प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें विद्यार्थी, शब्द का उच्चारण है ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस का अर्थ है उथल पुथल से भरा या उठा पटक से भरा। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है टेम्पेस्चुअस। जो फिल्म गदर है वो फिल्म आज़ादी के उपरांत पार्टीशन के दौरान हुए ट्यूमल्चुअस माहौल पर आधारित है, उथल पुथल से भरा या उपद्रव से भरा, कोलाहल से भरा, अस्त व्यस्तता से भरा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें, उन पर एक नज़र कर लेते हैं। बेलिजरेंट का अर्थ है उग्र स्वभावी या लड़ाकू, इंग्लिश में अग्रेसिव। फार्मास्यूटिकल एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी, दवाइयों से संबंधित या कोई दवा। ट्रूसो एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, किसी परीक्षा में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न भी हो सकता है। ट्रूसो का अर्थ है वो कपड़े, वो सामान आदि जो एक दुल्हन अपने लिए इकट्ठा करती है। वो सामान जो उसके परिजन उसे देते हैं उसे कहते हैं डाउरी या दहेज, किंतु जो दुल्हन स्वयं इकट्ठा करती है अपने लिए उसे कहा जाता है ट्रूसो। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा क्योंकि अन्य किसी भी ऑप्शन की स्पेलिंग गलत नहीं है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर हमें कहा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। विद्यार्थी ध्यान दें, पिछली बार हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था, अब की बार पूछा है करेक्टली स्पेल्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पहले से ही सही है। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए विटनेस, जिसका अर्थ है साक्षी या गवाह। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी विम्पर की स्पेलिंग गलत है, विम्पर की सही स्पेलिंग होगी WHIMPER। दी गई स्पेलिंग में था विम्पर का अर्थ है रोने की सी आवाज़ करना या दुख की या रोने की आवाज़ करना। हिंदी में कुछ लोग कहते हैं रियाना या फिर रोने की आवाज़ करना, रोने का सा स्वर करना। अन्य ऑप्शंस, ऑप्शन सी वेल्थ की स्पेलिंग भी गलत है, WEALTH, वेल्थ आप जानते हैं दौलत। और विजडम की स्पेलिंग भी गलत है, DUM नहीं DOM, विजडम का अर्थ है बुद्धि। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा क्योंकि इसी की स्पेलिंग सही है, बाकी सभी में कुछ न कुछ गलत था। आगे बढ़ते हुए
अंतिम सवाल, सवाल संख्या 100 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में ग्रामेटिकल अशुद्धि है, व्याकरणीय एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। हमारा आंसर वही खंड होगा। पढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ टायर्डनेस, डिस्पाइट है के बावजूद, टायर्डनेस का अर्थ है थकान या एग्जॉस्शन। मीरा वेंट इनटू द किचन, मीरा किचन में गई टू मेक समथिंग फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए मीरा थकान के बावजूद किचन में या रसोई में गई। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, इस बिंदु पर ध्यान दें। डिस्पाइट का अर्थ है के बावजूद और डिस्पाइट के उपरांत ऑफ नहीं लगाते, किंतु इन स्पाइट के उपरांत ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट दोनों का अर्थ के बावजूद, इन स्पाइट के बाद ऑफ होता है, डिस्पाइट के बाद नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाया गया है, नहीं लगाया जाना चाहिए था। इसी खंड में एरर है, इसी खंड में त्रुटि है, अन्य किसी भाग में, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 025812 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, याद करें और बहुत बेहतर होगा उन वर्ड्स, उन इडियम्स का अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में प्रयोग करें। सो कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।